So student, today we are discussing motion in a plane. हम वेक्टर्स फिनिश कर चुके हैं, वेक्टर में हमने सब कुछ देख लिया है। आज हम मोशन इन प्लेन देखेंगे। ठीक है, 2 डायमेंशन मोशन या मोशन इन प्लेन की स्टार्ट करते हैं। आज से शुरुआत होती है जिसमें वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। वेक्टर बिना मोशन इन प्लेन कर पाना इम्पॉसिबल है। मोशन इन प्लेन, प्लेन मतलब जिसमें 2 डायमेंशन होते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ। ये मान के चलिए कि प्लेन यानी जैसे ये पेज में जिसमें मैं लिख रहा हूँ ये एक प्लेन है स्टूडेंट। क्या है? प्लेन। इसकी 2 डायमेंशन है, आप देख सकते हैं। इसकी ये लेंथ है और ये इसकी ब्रेड्थ है। ठीक है, इसको कुछ भी मान सकते हैं, मतलब जिसमें 2 डायमेंशन होती है वो होता है प्लेन। ठीक है, जैसे आपका फर्श जिसके ऊपर आप बैठते हैं या आपकी कॉपी, ये सब 2 डायमेंशन होते हैं। इनकी सरफेस जो दिखाई देती है 2 डायमेंशन होती है ना। मोशन इन प्लेन के लिए सबसे पहले हमको एक्सिस समझ लेते हैं। जैसे आपने समझ चुके हो, पहले वेक्टर का टाइम पे मैंने बता दिया था कि 2 डायमेंशन मोशन या मोशन इन प्लेन में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स और वाई एक्सिस का यूज़ करते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। ठीक है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स होते हैं 1 2 3 4 5। यहाँ पर होते हैं -1 2 1 3 5। ये भी हम पहले ही देख चुके हैं। यहाँ पर होता है 1 2 3 4 5। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम कहते हैं आई कैप। वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है उसको कहते हैं जे कैप। यहाँ पर भी होता है 1 2 3। जितनी ज़रूरत होती है हम उतना बना लेते हैं। तो मोशन इन प्लेन में सब देखिए, मोशन जो हमारा स्टार्ट होता है वो होता है सबसे पहले पॉइंट से। कहाँ से होता है? पोजीशन से। किससे स्टार्ट होता है स्टूडेंट? पोजीशन से। तो जब हम प्लेन में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताएंगे तो हम प्लेन में पोजीशन बताने के लिए हम लोग एक वेक्टर का यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर। कि सपोज ये कोई वेक्टर है, ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट की पोजीशन बताना है आपको। क्योंकि हमने जब मोशन 1 डायमेंशन पढ़ा था तब पहले क्या पढ़ा था? पोजीशन, फिर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो वैसे ही यहाँ भी पढ़ने वाले हैं। तो आज हम क्या देख रहे हैं कि ये कोई पॉइंट P है। इस पॉइंट P का सबसे पहले निकालेंगे पोजीशन वेक्टर। क्या निकाला जाता है? पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? जो वेक्टर ओरिजिन से इस पॉइंट P को मिला है और इसकी डायरेक्शन ओरिजिन से इस P की तरफ हो, वो होता है इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर। क्या होता है स्टूडेंट? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को जनरली हम कैसे लिखते हैं? तो इट इज रिटन लाइक वेक्टर OP। और ये हमेशा इस प्रकार होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। क्योंकि ये प्लेन में है, क्योंकि इसमें x भी है। आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर देखा जाए तो x लगभग 2 के अराउंड है ना, और y अराउंड 2.5 के बीच में है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू भी रखना चाहूँ तो उसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, OP कैप इज इक्वस टू, सॉरी OP कैप नहीं, वेक्टर OP इज इक्वस टू, x दिया है 2, तो इस x की जगह हमने रख दिया 2 आई कैप, y के प्लेस पे 2.5 जे कैप। तो ये हो गया स्टूडेंट पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर कैसे बताएंगे? ये पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट को अगर ओरिजिन से ज्वाइन कर दोगे तो वो उसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा स्टूडेंट। क्या हो जाएगा? उसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है स्टूडेंट? तो डिस्प्लेसमेंट हमने क्या देखा था? डिस्प्लेसमेंट मतलब जो 2 पॉइंट्स की पोजीशन का डिफरेंस होता है वही डिस्प्लेसमेंट होता है। हमने पहले ही पढ़ रखा है कि अगर एक पॉइंट P है, कोई मान लो सपोज दूसरा पॉइंट यहाँ पर Q है, तो पॉइंट P और Q के बीच की जो सबसे छोटा पाथ होगा, जो सबसे छोटी डिस्टेंस होगी, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं स्टूडेंट? डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले आपको क्या करना होता है? आपको इसकी पोजीशन पता है। डिस्प्लेसमेंट की अगर डेफिनेशन की बात करें स्टूडेंट तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये होता है हमारा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन।
इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनल पोजीशन क्या होगी स्टूडेंट आपकी, योर फाइनल पोजीशन विल बी क्यू। तो फाइनल पोजीशन मतलब फाइनल पोजीशन का वेक्टर, तो इस फाइनल पोजीशन का वेक्टर क्या हो गया, ओ क्यू हो गया। ठीक है, फाइनल पोजीशन का वेक्टर क्या हो गया, ओ क्यू। ठीक है, ये क्यू वेक्टर हो गया। सपोज अगर हमने इसको x माना है, या अगर ये दो पॉइंट्स है ना स्टूडेंट, तो पहले वाले को x1 y1 मान लीजिए कि पहला पॉइंट x1 और y1 है, और ये ओ क्यू को मान लीजिए आप, वेक्टर ओ क्यू को क्या मान लोगे, x2 i कैप प्लस y2 j कैप। एक्स और आई में आई कैप और जे कैप आपको बता ही चुका हूँ। आई कैप क्या होता है, एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, जे कैप क्या होता है, वाई की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है हमारा। चलिए, तो अगर हमें फाइनल पोजीशन निकालना या डिस्प्लेसमेंट निकालना, अब डिस्प्लेसमेंट दो टाइप से होता है स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ, या तो पी से क्यू तक या क्यू से पी तक, ये दोनों अलग अलग चीज़ें, ध्यान रखिएगा। पहला डिस्प्लेसमेंट हम देखते हैं पी से क्यू तक, पी से क्यू तक। तो पी से क्यू में क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये है फाइनल पोजीशन और ये कौन सी, इनिशियल। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए तो यहाँ पर पी क्यू का डिस्प्लेसमेंट, अब यहाँ पर सब कुछ वेक्टर के फॉर्म में हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी कैसा होगा, पी क्यू के वेक्टर के फॉर्म में, पी से क्यू की तरफ। कैसे निकालते हैं, फाइनल पोजीशन ये है x2 i कैप प्लस y2 j कैप, माइनस इनिशियल क्या है x1 i कैप प्लस y1 j कैप। तो पी क्यू वेक्टर हो जाएगा हमारा, आई कैप यहाँ पर भी है, पहले तो ब्रैकेट खोलेंगे हम लोग, ब्रैकेट अगर ओपन करते हैं स्टूडेंट तो क्या होगा, माइनस x1 आई कैप और माइनस y1 जे कैप। इन दोनों में आई है कॉमन, अगर दोनों में से आई कॉमन लेते हैं, आई कैप अगर आप कॉमन लेते हो तो यहाँ से बचता है x2, यहाँ से बचता है x1, प्लस इन दोनों में से अगर जे कैप कॉमन लिया जाए तो यहाँ से बचता है y2 माइनस यहाँ से बचता है y1। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है पी क्यू वो क्या हो गया, पी क्यू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कैसे कह सकते हैं, चेंज इन द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू में कितना चेंज हुआ है, इसको डेल्टा x कह सकते हो। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, तो डेल्टा x आई कैप प्लस डेल्टा y जे कैप, ये हमारा वेक्टर पी क्यू या पी से क्यू तक का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है स्टूडेंट। क्या है ये, हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ठीक है, अगर आप कभी क्यू पी निकालें स्टूडेंट, क्योंकि डायरेक्शन अलग है, पी क्यू का मतलब डायरेक्शन पी से स्टार्ट होकर क्यू की तरफ, अगर आपको कभी क्यू पी निकालना हो तो वो अपोजिट हो जाता है। क्यू पी कैसे निकलेगा, क्यू पी निकालने के लिए अपोजिट काम हो जाता है। अगर आपको क्यू पी निकालना है तो क्यू इससे स्टार्ट करता है और पी पे ख़त्म होता है। हमेशा वेक्टर क्या होता है, वेक्टर होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। अगर क्यू से स्टार्ट करेगा तो फाइनल पोजीशन पी, तो तब क्या होगा, तब इसका अपोजिट हो जाएगा, है ना। तब आपको पहले पी की वैल्यू लिखना है x1 y1 और ये बाद में लिखना है। क्लियर है स्टूडेंट। ठीक है, इसको एक और तरीके से मैं लिखवा देता हूँ जिस तरीके को आप समझिए, दैट इज वन अनदर वे। हम उस तरीके से कैसे लिख सकते हैं कि अगर मुझे लिखना है वेक्टर पी क्यू, तो हमेशा ध्यान रखिएगा पोजीशन वेक्टर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ ध्यान से। तो हमें लिखना होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो Q का पोजीशन वेक्टर पहले लिखना होगा और P का पोजीशन वेक्टर बाद में लिखना होगा। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमेशा निकालने को आता है। और अगर आपको कभी QP निकालना है तो जो बाद में आ रहा है P बाद में आ रहा है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ Q।
इस तरीके से स्टूडेंट आप पोजीशन वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। अब स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या आ जाती है? डिस्प्लेसमेंट के बाद आ जाती है वेलोसिटी। हमने क्या पढ़ रखा है वेलोसिटी के बारे में? आपने वेलोसिटी के बारे में ये पढ़ रखा है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, या सिंपली लैंग्वेज में लिखें तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन फॉर दिस डिस्प्लेसमेंट। हमको इस डिस्प्लेसमेंट को करने में कितना टाइम लगा, हमको P से Q तक या Q से P तक जाने में कितना टाइम लगा। अगर हमको टाइम पता हो तो डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करके आप क्या फाइंड कर सकते हैं? आप फाइंड कर सकते हैं वेलोसिटी। क्या फाइंड कर लोगे? वेलोसिटी। तो अगर आपको वेलोसिटी निकालना है, वेक्टर v निकालना है, तो आप डिस्प्लेसमेंट हमने पिछले पेज पे क्या निकाला था? डेल्टा x आई कैप प्लस डेल्टा y जे कैप अपॉन में डेल्टा t। मान लीजिए कि आपको डेल्टा t टाइम लगा। कितना टाइम लगा स्टूडेंट? डेल्टा t टाइम लगा। सपोज आपको, अगर आपको डेल्टा t टाइम लगता है तब आप वेलोसिटी को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? इस डेल्टा t को हम दोनों के अपॉन में डिफरेंट लगेंगे, दोनों के अपॉन में अलग अलग रखेंगे तो क्या होगा? डेल्टा x अपॉन डेल्टा t आई कैप इस पूरे के अपॉन में रख दिया, प्लस डेल्टा y अपॉन डेल्टा t जे कैप। ये तो आपको आता ही होगा कि हम अगर अपॉन में कोई एक नंबर है तो उसको दोनों के अपॉन में अलग अलग लिख सकते हैं। तो डेल्टा x अपॉन डेल्टा t क्या होगा? ये भी डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट x की डायरेक्शन का है। किसकी डायरेक्शन का स्टूडेंट? x। डेल्टा y ये किस डायरेक्शन का है? ये डिस्प्लेसमेंट सिर्फ y की डायरेक्शन का है। तो इनसे जो वेलोसिटी निकलेगी, इससे जो वेलोसिटी निकलेगी वो निकलेगी vx मतलब x की डायरेक्शन में। vx वेलोसिटी सिर्फ किस डायरेक्शन की? x की डायरेक्शन की। vx आई कैप, यहाँ से आपको वेलोसिटी कौन सी मिलेगी? डेल्टा y अपॉन डेल्टा t y की डायरेक्शन की। तो इसको आप क्या कहोगे? vy जे कैप। ये और इन दोनों को प्लस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगी आपकी फाइनल वेलोसिटी v। ठीक है, स्टूडेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन वही होती है जो हमारे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है, ये हम हमेशा जान चुके हैं, है ना? ठीक है, लेकिन अगर सपोज कभी आपको वेलोसिटी किसी कर्व के थ्रू दी जाए, किसके थ्रू दी जाए? हमको वेलोसिटी कभी ऐसे किसी कर्व के थ्रू दी जाती है ना, तब हम क्या करते हैं? तब हमको अगर किसी स्पेशल पॉइंट पर वेलोसिटी फाइंड करना है, कि सपोज मुझे इस पॉइंट P पर वेलोसिटी फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं? इस पॉइंट पर एक टेंजेंट बनाते हैं स्टूडेंट। क्या बनाते हैं? एक टेंजेंट। और उस टेंजेंट की जो डायरेक्शन होती है वही हमारी इस स्पेसिफिक पॉइंट पर, सपोज ये पॉइंट P है ना, तो अगर मुझे VP निकालना है, मतलब इस स्पेसिफिक पॉइंट P पर वेलोसिटी फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं? हमको डिफरेंशिएशन का यूज़ करना पड़ता है, जो होता है हमारा dr अपॉन dt। क्योंकि इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आते हैं ना स्टूडेंट, उनमें हमको कोई ना कोई इक्वेशन के फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट दिया होता है। जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना r कैप, जो हमको r यहाँ डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, ये r जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमको किस फॉर्म में होता है? कोई ना कोई इक्वेशन के फॉर्म में होता है। कैसा होता है? इक्वेशन। इसलिए हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन वाले टर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आपको सपोज दूसरे किसी पॉइंट पर निकालना है, यहाँ पे फाइंड करना है, तो आप क्या करते हो? यहाँ पर भी एक ऐसे टेंजेंट बनाते हो, और उस टेंजेंट की डायरेक्शन में ही वहाँ पर हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। क्लियर है क्लास? तो हमने वेलोसिटी देख लिया। वेलोसिटी के बाद क्या आता है? वेलोसिटी के बाद आता है एक्सीलरेशन। क्या आता है? एक्सीलरेशन आता है। जैसे वेलोसिटी फाइंड की उसी टाइप से हम लोग एक्सीलरेशन भी फाइंड करेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, दैट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ये होता है हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। डेल्टा v की वैल्यू, v या डेल्टा v की वैल्यू हमारी क्या हो गई है? अगर हम डेल्टा v की वैल्यू निकालना चाहें तो वो क्या होगी?
तो फॉर डेल्टा वी हम यूज़ कर सकते हैं ये फॉर्मूला, डेल्टा वी मतलब वेलोसिटी में चेंज। तो अगर वेलोसिटी में चेंज निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं डेल्टा वी एक्स आई कैप। अगर हमको टोटल चेंज निकालना हो कि वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है ना, एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं हम लोग कि सपोज एक पॉइंट यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, किसी पॉइंट यहाँ पर दूसरे पॉइंट पर पहुँच के या आफ्टर 5 सेकेंड 10 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो गई है, तो हम क्या करते थे, एक्सेलरेशन कैसे निकालते थे, चेंज इन वेलोसिटी 10 से 2 वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ ये फाइंड करते थे और कितने टाइम में हुआ, ऐसे एक्सेलरेशन निकाला जाता है। तो इसके लिए इसको कैसे कर सकते हैं, डेल्टा वी एक्स आई के मतलब एक्स की डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी में चेंज हुआ है प्लस डेल्टा वी वाई। अब इसको वेक्टर से ना लिखें तो अच्छा है क्योंकि आई कैप हमने लगा रखा है, इसलिए यहाँ से वेक्टर हम हटा देते हैं, ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये से मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन के लिए तो आई कैप और जे कैप हमने दे रखे हैं अपॉन में डेल्टा टी। ठीक है स्टूडेंट, तो जो काम हमने पहले किया था वही हम करेंगे, डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, है ना, तो ये हो जाता हमारा एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा ए एक्स आई कैप मतलब एक्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्लस ए वाई, सो ये हो जाएगा ए वाई जे कैप, ये हमारा एक्सेलरेशन हो जाता है। क्लियर है स्टूडेंट, कोई इशू है हमको, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम इसको डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे। डायग्राम के थ्रू कैसे समझेंगे, तो स्टूडेंट ये देखिए हम एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। कोई हाँ कोई ऐसा सा कर्व देख लीजिए, ये कोई कर्व है हमारा, है ना। अभी हमने क्या देखा था कि अगर हमको किसी पॉइंट पर वेलोसिटी फाइंड करना है ना, कि अगर सपोज मुझे इस पॉइंट P पर वेलोसिटी निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉन कर लूँगा। ठीक है, तो ये हमारी टेंजेंट हो गई, इसको V1 नाम दे दो कि ये पहली वेलोसिटी V1 है। सपोज यहाँ पर अब मैं यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड कर रहा हूँ, इस पॉइंट की वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, ये हो गई हमारी V2, क्या हो गई स्टूडेंट, V2 हो गई है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है स्टूडेंट, चेंज इन वेलोसिटी होता है, हमको वेलोसिटी में चेंज निकालना है। देखिए वेलोसिटी में चेंज निकालने के लिए हम डायरेक्शन वाइज चलते हैं, तो ये आपकी V2 है और इसी पॉइंट से अगर मैं ये स्टार्ट कर दूँ, देखिए ध्यान से, ये आपकी V1 है। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है V2 माइनस V1। वेलोसिटी में चेंज का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, पहले ये थी फिर ये हो गई, तो वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, V2 माइनस V1। तो V2 माइनस V1 की डायरेक्शन क्या होती है स्टूडेंट, V2 माइनस V1 की डायरेक्शन होती है ये V1 से V2 की तरफ, है ना, ध्यान रखना हमसे, V1 से V2 की तरफ, है ना। तो ये जो वैल्यू है ये हमारी चेंज इन वेलोसिटी को शो करती है इस टाइप से। डायग्रामेटिकली आप इस तरीके से निकाल सकते हो, बाकी V2 माइनस V1 कर लेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलेस थे जो हमने डराइव कर लिए स्टूडेंट, एक्सेलरेशन के, डिस्प्लेसमेंट के, वेलोसिटी के। अब हम इनके यूज़ से कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल हमारे NCERT बुक में दिया, पहले हम वो करेंगे, उसके बाद फिर अननोन क्वेश्चन की ओर जाएंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन ये है हमारा, द पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, पार्टिकल की पोजिशन वेक्टर ये दी है जहाँ पर t सेकेंड में है, ठीक है, एंड द कोफिशिएंट्स 3.0 t सेकेंड में है, ये भी सेकेंड में है, ठीक है, हैव प्रॉपर यूनिट्स फॉर r इज मीटर, है ना। फाइंड VT AD दोनों फाइंड करना है, ये हमको क्या दिए है, ये हमको दिया है पोजीशन, क्या दिए है पोजीशन, ये पोजीशन का
वेक्टर फॉर्मूला है। चलिए, तो हमने क्या देखा था कि हम अगर डिफ्रेंशिएशन कर दें पोजीशन का, क्योंकि क्वेश्चन में स्टूडेंट क्या है, क्वेश्चन में हमको चलो सो आर है क्वेश्चन में गिवन स्टूडेंट, वेक्टर आर गिवन बाय 3.0 टी है ये, साथ में आई कैप प्लस 2.0 टी स्क्वायर जे कैप प्लस 5.0 के कैप। इस क्वेश्चन में जो दिख रहा है ना स्टूडेंट कि आर मतलब पोजीशन जो है वो इस टाइम पर डिपेंड कर रही है। किस पर डिपेंड कर रही है? टाइम पर। जैसे जैसे टाइम बदलेगा पोजीशन चेंज होगी। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है कि हमारा आर पोजीशन वेक्टर इस टाइम पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वेलोसिटी निकालने के लिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं डी आर अपॉन डी टी। तो हमें क्या करना है यहाँ पर? डी अपॉन डी टी मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में इस आर का क्या करना है? डिफरेंशिएशन। तो डी अपॉन डी टी किसका? 3, अब 3.0 को हटा रहा हूँ, 3t आई कैप 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 5 के कैप। जिस टर्म में t है उसका डिफरेंशिएशन होगा, जिसमें नहीं है वो कांस्टेंट होती है। आपको पता ही है, पहले ही समझा चुका हूँ डिफरेंशिएशन, तो वो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन। तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। 3 कांस्टेंट है, आई कैप यूनिट वेक्टर है जिसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है, तो t की वैल्यू, t का डिफरेंशिएशन करना है हमको यहाँ पर। 3 का तो 3 बाहर आ गया, आई कैप भी बाहर आ गया, t का डिफरेंशिएशन होता है 1, आपको पहले ही सिखा चुका हूँ मैं। तो 3 1 जा 3। यहाँ पर रूल आपको पता होगा d बाई डी टी। तो d अपॉन डी टी किसका करना है आपको स्टूडेंट? टी स्क्वायर का। हम पहले ही पढ़ चुके हैं जब किसी नंबर के ऊपर पावर होती है, जैसे हम पहले करते थे d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पर t है तो t का स्क्वायर करना है। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा कि पहले पावर आगे आती है तो पावर 2 आगे आता है और t की पावर 1 कम हो जाती है। तो 2 पावर में से 1 कम करते हैं तो 1 पावर t बचती है, तो 2t। सो यहाँ पर आंसर आएगा एक 2, ये वाला 2 पहले से लिखा है। टी स्क्वायर का अकेले का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2t इंटू जे कैप, ये हमारा कांस्टेंट है, आंसर 0 आएगा। 3 1 जा 3 आई कैप 2 2 जा 4 टी जे कैप और ये हो गया 0। ये हो गई हमारी वेलोसिटी। इसी टाइप से वो क्या फाइंड करना है स्टूडेंट? हमको क्वेश्चन में वेलोसिटी की बात फाइंड करना था एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं? एक्सीलरेशन हमारा होता है dv अपॉन dt, मतलब वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो एक्सीलरेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा स्टूडेंट? एक्सीलरेशन। तो हमको एक्सीलरेशन निकालने के लिए d अपॉन dt करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा किसका? 3 आई कैप प्लस 4t जे कैप का। देख लीजिए, यहाँ t है नहीं, जहाँ पर t नहीं होता वो टर्म हमारी कांस्टेंट होती है। तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, प्लस 4 का 4 t के रिस्पेक्ट में इस t का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो 4 इंटू 1 और ये है हमारा जे कैप। तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? एक्सीलरेशन हो गया 4 1 जा 4 जे कैप, एक्सीलरेशन हो गया 4 जे कैप। स्टूडेंट अब ध्यान से देखते हैं हम लोग, वेलोसिटी को देखिए। वेलोसिटी में आई कैप है, जे कैप है, मतलब वेलोसिटी हमारी हो रही है एक्स और वाई प्लेन में। किस में हो रही है? एक्स और वाई प्लेन में। जेड इसमें 0 हो चुका है। एक्सीलरेशन सिर्फ जे कैप, मतलब एक्सीलरेशन जो हो रहा है वो सिर्फ वाई की डायरेक्शन में हो रहा है। किस तरफ हो रहा है? वाई की डायरेक्शन में, सिर्फ जे कैप में, यानी एक्सीलरेशन सिर्फ वाई डायरेक्शन में हो रहा है, यानी वाई एक्सिस पर ही एक्सीलरेशन हो रहा है। एक्स एक्सिस की वेलोसिटी नहीं बदल रही है, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी किसकी बदल रही है? वाई एक्सिस की।
क्वेश्चन में हमको और फाइंड करना था टाइम t बराबर 1, जब आप टाइम को t रखोगे तब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो अगर हम टाइम को t बराबर 1 रख दें, उस टाइम पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो 3i कैप 4t j कैप, तो 3i तो वही रहेगा, यहाँ था 4t, t की जगह 1, तो 4 × 1 j कैप, तो वेलोसिटी हमारी हो जाएगी 3 × 1 = 3i कैप, 4 × 1 = 4 j कैप। ये वेलोसिटी हमारी वेक्टर फॉर्म में है। हमको निकालना है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो हमें फाइंड करना है क्या स्टूडेंट, हमें फाइंड करना है अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ क्या फाइंड कर लिया आपने, वेलोसिटी का फॉर्मूला फाइंड हो गया 3i कैप + 4j कैप। मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमने पहले ही देख रखा है मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए उसके जो कंपोनेंट होते हैं, जैसे ये x है और ये y है, तो इनका स्क्वायर किया जाता है। क्या किया जाता है, स्क्वायर किया जाता है। 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, तो मॉड v क्या हो गया हमारा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को प्लस करोगे तो √25 जो निकलेगा 5, यानी आपकी वेलोसिटी हो जाएगी, वेलोसिटी मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5 मीटर/सेकेंड। दूसरा होता है हमारा एंगल फाइंड करना है स्टूडेंट। क्या फाइंड करना होता है हमको, एंगल। तो एंगल होता है हमारा tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है, हमने देखा था y/x। y/x मतलब यहाँ पर आ जाएगा vy/vx, क्योंकि यहाँ पर y की जगह vy है, y की वेलोसिटी और ये x की वेलोसिटी, तो vy/vx। इसका मतलब 4/3। tan थीटा 4/3 कितने डिग्री पर होता है, तो tan थीटा लगभग होता है 53 डिग्री के आसपास। कितने डिग्री के आसपास, tan थीटा 4/3 होता है tan 53 डिग्री के आसपास, यानी थीटा कितना हो गया आपका, थीटा हो गया आपका 53 डिग्री। किसके साथ, ये एंगल बनाएगा वो x एक्सिस के साथ। जनरली हम x एक्सिस के साथ निकालते हैं, तो विथ x एक्सिस, यानी इस वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ होगी, 53 डिग्री विथ x एक्सिस। x एक्सिस के साथ वो 53 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो क्लास इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। हम हमारी एनसीईआरटी बुक के भी कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। चलिए एनसीईआरटी बुक के पीछे के क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। स्टूडेंट एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया है 4.20, सेम क्वेश्चन है ना, तो आप इसको ट्राई जरूर करें, क्योंकि ऐसा का सेम क्वेश्चन मैंने करा दिया है, वही काम यहाँ करना है। 3.0t i कैप -2.0t स्क्वायर j कैप 4.0 k कैप। ये m मतलब मीटर लिखा है ना, कंफ्यूज मत होना, ये मीटर क्योंकि ये r है, r मतलब पोजीशन है ना, क्या होती है पोजीशन। तो यहाँ से इस r का क्या फाइंड करना है, t यहाँ पर सेकेंड में है एंड द कोफिशिएंट है प्रॉपर यूनिट, r हमारा मीटर में दिया है। हमको फाइंड करना है वेलोसिटी एक्सीलरेशन, तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा आप फाइंड कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट, सिर्फ नंबर बदले हैं, बाकी तरीका वही रहेगा, इसलिए आप इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। स्टूडेंट अब हम देखते हैं मोशन ऑफ द इक्वेशन। जो 3 इक्वेशन थी हमारी मोशन की, v = v0 + at वाली, हम उनको वेक्टर फॉर्म में भी इसी टाइप से लिख सकते हैं। पहली इक्वेशन हमारी होती थी v = v0 + at। v0 यहाँ पर ये v होती थी फाइनल वेलोसिटी, तो ये फाइनल वेलोसिटी का वेक्टर, ये होती है इनिशियल वेलोसिटी, तो ये इनिशियल वेलोसिटी का फैक्टर, एक्सेलरेशन, तो ये एक्सेलरेशन का वेक्टर फॉर्म। तो ये इस तरीके से हम इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, है ना, वेक्टर फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। पहली इक्वेशन को एज इट इज लिखा जाता है वेक्टर फॉर्म में। सेकंड इक्वेशन देखते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारी नॉर्मल फॉर्म में क्या होती थी, s = ut + ½ at²। मैंने v0 को u लिख दिया है ना। ये हमारी नॉर्मल फॉर्म में 1 डायमेंशन में होती थी। अब इसको हम 2 डायमेंशन या वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। s क्या होता है, s होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब
कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो सपोज़ हम यहाँ पर क्या मानते हैं कि सपोज़ कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी पहला पोजीशन वेक्टर कितना है, उसका स्टार्टिंग का पोजीशन वेक्टर V0 R0 लिख लो, क्योंकि पोजीशन वेक्टर को R से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका बाद का पोजीशन वेक्टर मान लो R है। तो इन दोनों का जो ये बीच की डिस्टेंस है, या इन दोनों के बीच का जो ये वेक्टर है, यही तो हमारा पोजीशन वेक्टर होता है ना, यानी यही हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। तो अगर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वो क्या होगा, R माइनस R0, है ना, या ये कह लो कि R से R0 का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो वेक्टर R माइनस वेक्टर R0, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। इसके बाद क्या होता था, U मतलब इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, V0 वेक्टर इंटू टाइम t प्लस 1/2 a t स्क्वायर। यहाँ पर a भी किस फॉर्म में आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा स्टूडेंट। अगर हमको सिर्फ ये R फाइंड करना है तो इस R0 को इस तरफ लाऊंगा तो माइनस से प्लस R0 बन जाएगा। तो R0 प्लस V0 t प्लस हाफ वेक्टर a इंटू टी स्क्वायर, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। ये दोनों ही है, वैसे सेम ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना। अगर हमको पोजीशन वेक्टर दिए तो इस टाइप से कर सकते हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया होगा तो ये फॉर्मूला लगा दोगे। ठीक है स्टूडेंट, थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, सेम वे में स्टूडेंट जो थर्ड हमारी इक्वेशन है उसी को आप उस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं इसके लिए। हमारे एग्जाम्पल का क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, हम उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पहले, फिर अननोन क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट t इक्वल्स टू 0, मतलब टाइम जब 0 था उसने ओरिजिन से चलना स्टार्ट किया विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5 i कैप मीटर पर सेकेंड। 5 i कैप मीटर पर सेकेंड मतलब वो i की डायरेक्शन में चल रहा है, सिर्फ उसकी वेलोसिटी किस तरफ चल रही है, i की डायरेक्शन में, मतलब वो x एक्सिस पर चल रहा है। एंड मूव इन xy प्लेन अंडर एक्शन ऑफ अ फोर्स विच प्रोड्यूस अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन दिस, उसके अंदर एक एक्सीलरेशन होता है a, ये आपका एक्सेलरेशन हो गया a। What is the y coordinate of particle at instant its x coordinate is 84 मीटर। तो आपको बताना है कि जब x 84 होगा, x कितना होगा, जब आपका x 84 होगा तो आपको बताना है कि y कितना होगा। एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट दिस टाइम, और उस समय पर उसकी स्पीड क्या होगी, आपको ये फाइंड करना है। फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए, एक पार्टिकल है वो टाइम t बराबर 0 से चलना स्टार्ट करता है, लेकिन वो चलता किस तरफ है, आई की डायरेक्शन में, यहाँ लिखा है ना, वेलोसिटी उसकी है 5 i कैप, मतलब x की डायरेक्शन में वो चल रहा है। उस पर एक फोर्स लगता है अंडर एक्शन ऑफ अ फोर्स विच प्रोड्यूस अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, उसमें ये एक्सेलरेशन हो जाता है जिससे वो किस तरफ जाता है, वो चला जाता है हमारे y की डायरेक्शन में। व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एट इंस्टेंट इट्स x कोऑर्डिनेट 84, x कोऑर्डिनेट 84 है तो y कितना होगा, हमें ये फाइंड करना है। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। स्टूडेंट्स क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल है हमारा है 4.5, इजी है। पहली चीज़ हमको क्या क्या पता है, हमें ये पता है कि R0 हमारा 0 है, क्योंकि उसने क्या बोला कि वो 0 i कैप प्लस 0 j कैप। क्यों, क्योंकि वो स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, ओरिजिन से। उसने बोला जब टाइम 0 था, स्टार्टिंग में जब टाइम 0 था तो वो ओरिजिन पे था। कहाँ था, ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0 होते हैं, इसलिए वो ओरिजिन के ऊपर रखा हुआ था। अब उसने चलना चालू किया x की डायरेक्शन में, तो उसकी v0 कितनी दे रखी है आपको, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 5 i कैप, कितनी दे रखी है 5 i कैप। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, उन्होंने बोला है क्वेश्चन में एक्सेलरेशन कितना हो रहा है 3 i कैप प्लस 2 j कैप। आपके पास a आ चुका है, r है और R0 है, इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है।
हमको और क्या, व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल व्हेन 84 मीटर, उसका क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा। जब उसका एक्स कोऑर्डिनेट 84 होगा, जब उसका एक्स कोऑर्डिनेट 84 रहा तो हमको वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अब स्टूडेंट यहाँ पर r0 तो 0 हो गया, तो इसको हम हटा देंगे, है ना। तो इक्वेशन यही लगेगी, r इज इक्वल्स टू v0t प्लस 1/2at²। अब ध्यान से देखना, ये r होता है हमारा पोजीशन वेक्टर। क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है कि किसी टाइम t पर उसकी पोजीशन r होगी। क्या होगी, किसी टाइम t पर उसकी पोजीशन r होगी। कैसे निकाली जाती है, अगर ये पोजीशन मुझे फाइंड करना है तो हमको पता है कि ये दो चीज़ों से मिलके बना है, x i कैप और y j कैप इज इक्वल्स टू, ये जो v0 है, v0 भी किससे मिलके बनी होती है, क्योंकि ये वेक्टर है तो दो चीज़ों से मिलके बनी होगी। किससे, vx i कैप प्लस vj vy, लिख लो इसको, vy j कैप। इसी टाइप से 1/2 a की वैल्यू क्या होती है, ax i कैप और ay j कैप। ठीक है, अगर हमको सिर्फ एक ही एक्सिस की बात करना है, हमें सिर्फ एक्स एक्सिस की बात करें तो इसमें से सिर्फ एक्स की चीज़ें हटा लिखो, वाई की चीज़ें हटा दो, तो वो सब क्या हो जाएगा, एक्स की डायरेक्शन में हमको पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा हमको, एक्स की डायरेक्शन में हमको ये चीज़ें पता चल जाएंगी। तो एक्स की डायरेक्शन में करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसे, एक्स टी मतलब किसी टाइम टी पर एक्स यानी उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, यहाँ से वी एक्स आई का ओनली क्या आएगा, वी एक्स आएगा इंटू टी, यहाँ से क्या आएगा 1/2 ए एक्स आई कैप। और ये नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि सब जब एक्स की बात हो रही है, यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है, तो आना तो आंसर एक्स की डायरेक्शन में ही है, इसलिए हम इस यहाँ पर आई नहीं लगा रहे, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, एक्स वी एक्स इंटू टी, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, v0t होता है, हम यहाँ टी लगाना भूल गए थे। तो v0 के लिए सिर्फ vx लेंगे क्योंकि सिर्फ x की डायरेक्शन में चाहिए हमको, तो vx इंटू टी प्लस 1/2 ax इंटू टी²। क्वेश्चन में ध्यान से देखो, मैं आपको बता दूं कहाँ क्या है। v0 कितना है आपका 5 है, i की डायरेक्शन में है तो आपका vx कितना हो गया 5 हो गया। xt उसने पहले ही क्वेश्चन में बोल दिया कि आपको 84 लेना है। कितना लेना है स्टूडेंट, आपको 84 लेके चलना है, क्योंकि उसने बोला है कि जब 84 होगा, जब x कितना होगा 84 होगा, तो उस टाइम पर y कितना होगा ये फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन x जब 44 होगा तब टाइम क्या होगा हमें पता नहीं है, तो हमको x को हम रखेंगे 84, और 84 कब होगा ये वाला टाइम हम फाइंड करेंगे सबसे पहले। इसका यूज़ फिर किसके लिए करेंगे, इसका यूज़ हम y एक्सिस निकालने के लिए करते हैं स्टूडेंट। किसके लिए करते हैं, y। तो x को हमने रखा 84, vx मुझे दिया 5 इंटू टी प्लस 1/2 ax कितना दिया है, ax हमारा 3 दिया है। x की डायरेक्शन का कितना है 3i कैप, a कितना है 3i कैप, x की डायरेक्शन में कितना है 3, तो यहाँ रखेंगे 3 और t²। यहाँ से हमको इसकी वैल्यू फाइंड करना है स्टूडेंट, हमको यहाँ से टाइम की वैल्यू निकालना है। ठीक है, 84 इज इक्वल्स टू 5t प्लस 3/2 t² प्लस का 84 इधर आएगा तो बनेगा -84, तो 3/2 t² प्लस का 5t, ये प्लस इधर आएगा तो बनेगा माइनस का 84। अब ये जीरो, ये जब चला जाएगा इधर तो यहाँ जीरो आएगा, जीरो को यहाँ लिखो चाहे इधर लिखो एक ही बात। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई स्टूडेंट। तो यहाँ से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने क्लास 10th में सॉल्व करना सीखा है फॉर्मूला मेथड से। हम उस मेथड से टाइम की वैल्यू निकाल लेंगे। किसकी वैल्यू निकाल लेंगे स्टूडेंट, हम यहाँ से टाइम की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, लास्ट ईयर 10th में हमने फॉर्मूला पढ़ के आए हैं। क्या होता है 10th का फॉर्मूला, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a। यहाँ x की जगह t आ गया स्टूडेंट। क्या आ गया, x की जगह पर t है। जब यहाँ पर x होता है तो यहाँ x आता है, जब यहाँ t का स्क्वायर दिया तो यहाँ पर t आएगा। तो t निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, माइनस b, तो ये होता है b, ये पूरा है हमारा a और ये है हमारा c। ठीक है,
तो माइनस बी फॉर्मूले का माइनस और ये प्लस का 5 प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना दिया है 3/2 सी कितना दिया है माइनस का 84 अपॉन में 2 इंटू ए कितना दिया है 3/2। चलिए पहले फाइंड करते हैं। टाइम निकल जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कटेगा, यहाँ पर भी 2 को इस 2 से काट देंगे तो टी की वैल्यू हो गई -5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस और ये माइनस मिलके बन जाएंगे प्लस 84 3 जा कितना होता है स्टूडेंट 84 3 जा हमारा हो जाएगा और ये 2 तो 2 3 जा 6 84 में हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 504 और 25 ऊपर है, यहाँ 2 से 2 कट गया तो बचा 3 -5 प्लस माइनस यहाँ बनेगा √529 जिसकी वैल्यू हमको पता है, जिसकी वैल्यू होती है 23। कितनी होती है स्टूडेंट 23। इसको रूट से बाहर निकालोगे तो टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5 प्लस माइनस 23/3। जब आप इसको प्लस लेते हो यहाँ पर तो -5 प्लस 23/3 तो आंसर आता है 18। 23 में से 5 जाएंगे तो 18 अपॉन में 3 है, कट के आंसर टाइम का क्या जाएगा 6। टाइम हो गया आपका 6 सेकेंड। अगर मैं यहाँ से माइनस लेता हूँ स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ वाला जो माइनस साइन लेता हूँ टी का, तो आंसर मेरा क्या होगा, जो भी आंसर हो लेकिन आंसर मेरा आएगा माइनस में। कैसा आएगा माइनस में, और आंसर माइनस में कभी नहीं हो सकता। टाइम कभी माइनस में होता है नहीं, टाइम हमेशा आगे ही जाता है, इसलिए हम इस वैल्यू को हटा देंगे। यानी हमने टाइम फाइंड कर लिया 6 सेकेंड। हमारा टाइम कितना हो गया स्टूडेंट, टाइम हो गया हमारा 6 सेकेंड। यानी 6 सेकेंड के बाद x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 84 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, x की वैल्यू हो जाएगी 84। तो उसी टाइम पर हमको y निकालना है कि y उस टाइम पर कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन में फिर चलिए, हमारी पोजीशन की इक्वेशन क्या बनी है, xi इज इक्वल टू yi प्लस vxi vij। यहाँ से हमने जो x की इक्वेशन बनाई थी वैसे ही हम y की इक्वेशन बनाएंगे। y की इक्वेशन कैसे बनती है कि सब y की चीज़ों को एक साइड से लिख लो, yj यहाँ पर बना लेते हैं, yj का सिर्फ y लिखो, यहाँ से vy। अब क्वेश्चन में देखो वेलोसिटी है क्या vy, वेलोसिटी vy है ही नहीं, वेलोसिटी सिर्फ x की डायरेक्शन में है। यहाँ पर प्लस में कुछ j है क्या, वेलोसिटी सिर्फ x की डायरेक्शन में, यहाँ पर प्लस में j नहीं है। मतलब vj हमारी क्या होगी, यहाँ पर जो vx की जगह vj लिखेंगे ना, ये vj या सॉरी vy, वो हमारा 0 आ जाएगा। लिख तो लेते हैं अपन अभी, vy इंटू टी प्लस 1/2 ay इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, y की वैल्यू हमको फाइंड करना थी, vy कितना है 0 है, तो ये दोनों कितनी हो जाएंगी 0। ay की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 a, लेकिन y वाला a कितना है 2 है स्टूडेंट, तो 1/2 इंटू a कितना दिया है ay हमारा 2 दिया है। टाइम कितना निकाला 6 और उसका भी स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, तो y हमारा कितना हो जाएगा 36। तो जब x 84 है तो y कितना है स्टूडेंट हमारा, y हमारा फाइंड हुआ है 36। ठीक है, चलिए पहले वैल्यू हमने क्लियर कर ली, हमने y की वैल्यू निकाली 36। नेक्स्ट देखते हैं और क्या करने का बोला उन्होंने। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल, व्हाट इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट दिस टाइम, और उस टाइम पर पार्टिकल की स्पीड क्या होगी स्टूडेंट। हमें क्या निकालना है, स्पीड या वेलोसिटी निकालना है टाइम t बराबर 6 पर। सो टाइम t बराबर 6 पर निकालने के लिए हमारे पास दूसरी इक्वेशंस होती है। पहली इक्वेशन क्या होती है, v0 कैप इज इक्वल टू v0, सॉरी v0 नहीं आएगा, यहाँ पर सिर्फ v आएगा क्योंकि फाइनल वेलोसिटी को v कहते हैं। इस इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। हमको ये फाइनल वेलोसिटी निकालना है 6 सेकेंड के बाद, 6 सेकेंड के बाद। तो क्या होगा, ये हो गया हमारा v0 इज इक्वल टू, सॉरी v0 कितना दिया है, v0 हमको दिया है स्टूडेंट
5 आई कैप प्लस ये कितना है, एक्सेलरेशन हमको क्वेश्चन में दे रखा है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप, टाइम कितना है 6 सेकेंड, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो फाइनल वेलोसिटी जो है, तो 5 आई कैप 6 का मल्टीप्लाई होगा, 6 3 ज़ा 18 आई कैप 6 2 ज़ा 12 जे कैप, इन दोनों को प्लस करोगे आई को 18 प्लस 5, फाइनल वेलोसिटी हो गई 23 आई कैप प्लस 12 जे कैप। कोई दिक्कत है किसी को स्टूडेंट? बिल्कुल नहीं। अब हमें इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मॉड v निकालने का तरीका होता है अंडर रूट के अंदर 23 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर कितना होता है अंडर रूट के अंदर 529, ये कितना होता है 144, कितना आ जाएगा स्टूडेंट, ये होता है हमारा ये है अराउंड 673, और 673 जो वैल्यू होती है ना स्टूडेंट, हमारा अंडर रूट पता है आपको, एक बता दूं 676 जो अंडर रूट होता है वो होता है 26 का, और ये उससे थोड़ा सा कम है, यानी आंसर कुछ आएगा 25.999, तो हम उसको लगभग लिख सकते हैं 26 मीटर पर सेकेंड, इतनी वेलोसिटी हमारी होगी स्टूडेंट। तो क्लास वेक्टर भी बहुत आसान है, आप आसान से आसान कर सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा एक एग्जाम्पल, इसको हमने कर लिया है। स्टूडेंट एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 2.1 वैसे तो आपको करना चाहिए बट मैं फिर भी करा देता हूँ। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन टी एट टी इक्वल्स टू 0, मतलब ओरिजिन से स्टार्ट करता है जब टाइम 0 था, और उसकी वेलोसिटी है 10 जे कैप मीटर पर सेकेंड एंड मूव्स इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में चल रहा है विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिस, एट वॉट टाइम इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल इज 16 मीटर। हमको फाइंड करना है कि किस टाइम पर एक्स कोऑर्डिनेट 16 होगा, एंड व्हाट इज द कोऑर्डिनेट वाई ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम, उस टाइम पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, व्हाट इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट दैट टाइम, और उस समय पर पार्टिकल की स्पीड क्या होगी। तो गिवन क्या है स्टूडेंट, गिवन वैल्यूज लिख लेते हैं क्वेश्चन में। स्टार्ट कर रहा ओरिजिन से, है ना, विथ अ वेलोसिटी दिस, यानी यहाँ पर एक इनिशियल वेलोसिटी आपको दी है ना, इनिशियल वेलोसिटी जो v0 होती है, v0 या वेक्टर v0 इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमें गिवन है 10 जे कैप मीटर पर सेकेंड, और स्टार्टिंग का टाइम 0 है, एक्सीलरेशन की वैल्यू गिवन है, एक्सीलरेशन दिया है 8 आई कैप प्लस 2 जे कैप, ठीक है स्टूडेंट। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ से फाइंड करना है, ठीक है, जब वो स्टार्ट कर रहा ओरिजिन से, है ना, तो स्टार्टिंग में उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कितने होंगे, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होंगे स्टूडेंट उसके 0,0, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, और किसी टाइम पर उसका x2 कोऑर्डिनेट 16 मीटर दिया है किसी दूसरे टाइम पर, है ना, हमको वो टाइम भी निकालना है, तो यहाँ पर हम लोग सेकंड इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट। सेकंड इक्वेशन हमारी क्या होती है, r माइनस r0, क्योंकि r0 0 होगा, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में वो ऑब्जेक्ट जब टाइम t बराबर 0 था तो वो था हमारा ओरिजिन पर, किस पर था, ओरिजिन पर था, तो ये तो 0 होगा, बस लिख रहा हूँ r वेक्टर माइनस r0 वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर v0 इंटू टी प्लस 1/2 a टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से
वेक्टर आर कितना था, वेक्टर आर हमारा होगा एक्स प्लस ठीक है, तो ये होता है एक्स प्लस आई वाई, एक्स आई प्लस वाई जे। ठीक है, ध्यान रखना हर वेक्टर ऐसा होता है एक्स आई प्लस वाई जे। अगर मैं इसकी जगह लिखूँ एक्स आई प्लस वाई जे, ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग में वो जीरो पर कहाँ था, ओरिजिन पर था। तो एक्स आई कैप, इसकी जगह लिखा मैंने वाई जे कैप, और ये हमारा x2 और y2 रहेगा, ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पहली पोजीशन होती है जहाँ पर जीरो है, दूसरी पोजीशन है x2 y2 जिसमें से x2 की वैल्यू आपको दे रखी है। v0 भी कुछ ऐसा ही होता है ना, x0 i कैप, सॉरी x0 ना कहते हुए इसको vx कह सकते हैं, vx i कैप प्लस vy जे कैप इंटू टी प्लस 1/2 ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। एक्स एक्स की सारी वैल्यू को एक साथ लिखो तो फॉर्मूला कुछ यूँ बन जाता है, x2 आई कैप इज इक्वल्स टू vx आई कैप इंटू टाइम टी प्लस 1/2, यहाँ पर टी स्क्वायर भी था स्टूडेंट, कभी कभी भूल जाते हैं इसे लिखना हम लोग, बड़ा ध्यान रखिएगा। ए एक्स वाली सारी चीज़ें लिख ली हमने, ए एक्स आई कैप इंटू टी स्क्वायर। इसी टाइप से वाई की सारी चीज़ें लिख लो, y2 जे कैप और वी वाई जे कैप इंटू टी प्लस 1/2 ए वाई जे कैप इंटू टी स्क्वायर। अब जब ये सारे आई के हो गए हैं तो इनमें से आई को हटा देंगे, और ये सब वाई के हो गए हैं तो हम यहाँ से जे को हटा देंगे। ठीक है, पर वो सब बात की बात है। x2 की वैल्यू हमको 16 दी है, तो यहाँ x2 की जगह हम क्या रखेंगे स्टूडेंट, x2 के प्लेस पे हमने रख दिया 16। vx, यहाँ ध्यान से देखिए वेलोसिटी का सिर्फ z कंपोनेंट है, z मतलब ओनली y कंपोनेंट, z लिखा ना यहाँ पर z लिखा है, y कंपोनेंट है ना। j किसके साथ आता है, y के साथ, यानी ये जो वैल्यू वो vy है। यहाँ पर x वाली कुछ दिख रही है, जब x वाला कुछ नहीं दिख रहा मतलब vx हमारा 0 है, तो 0 इंटू टी प्लस ax कितना दिया है क्वेश्चन में, x देखिए a का x कोऑर्डिनेट 8 है, तो 1/2 इंटू 8 इंटू टी स्क्वायर। ये टर्म 0 है, हट जाएगी तो क्या बचेगा 16, 2 से 1 कट हुआ 4 बार, तो ये हो गया 4 टी स्क्वायर। और मल्टीप्लाई से कहाँ जाएगा, डिवाइड में, सो टी स्क्वायर हो जाएगा 4। सो वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू √4, क्योंकि स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट बनेगा। √4 की वैल्यू होती +-2, लेकिन यहाँ पर टाइम है इसलिए सिर्फ 2 सेकेंड। टाइम पता चल गया आपको 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के अंदर क्या होगा, वो x2 16 पर पहुँच जाएंगे स्टूडेंट, है ना। इनिशियल से कहाँ पहुँच जाएंगे, 16 पर ये पहुँच जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब ये ही टाइम की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे t, और y2 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, यहीं पर निकाल लेते हैं y2, j को हटा दो बस, सिर्फ y2 को देखो क्योंकि हम सिर्फ वैल्यूज़ निकाल रहे हैं। तो y2 vy कितना दे रखा क्वेश्चन में, देखो vy क्वेश्चन में 10 दे रखा है, सो 10 टाइम 2 सेकेंड फाइंड कर चुके हो, प्लस 1/2, ये है हमारा 2, z कोऑर्डिनेट हमारा दिया है 2, टाइम भी 2 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 2, 2 से 2 कट हुआ, 2 2 जा 4, और 10 2 जा 20, 20 में 4 प्लस करोगे तो y2 कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा 24।
y2 कोऑर्डिनेट कितना निकल गया 24 निकल गया। दोनों चीज़ें हमने फाइंड कर ली है। थर्ड हमें फाइंड करने का बोला है टाइम t बराबर 2 पर स्पीड क्या होगी। टाइम 2 इज इक्वल टू 2 पर स्पीड हमको निकालना है। स्टार्टिंग में स्पीड थी, स्टार्टिंग स्पीड v0 की वैल्यू हमें पता है, तो हमें अगर टाइम t बराबर 2 पर कोई वैल्यू निकालना है स्टूडेंट, तो वो हमारी क्या होगी, वो हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी। तब हमारा फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी v0 प्लस at। v की वैल्यू फाइंड करना है, v0 दिया है 10 j कैप, a की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 8i प्लस 2j इंटू टाइम कितना दे रखा है, टाइम हमको दे रखा है 2 सेकेंड। मल्टीप्लाई कर लो आप, वेक्टर v इज इक्वल्स टू 10j कैप 8 2 जा 16i कैप 2 2 जा 4j कैप 16j कैप और 10 प्लस 4 14 16i कैप प्लस 10 प्लस 4 14j कैप। ये वेलोसिटी की सिर्फ क्या है स्टूडेंट, ये वेलोसिटी का सिर्फ वेक्टर फॉर्मूला है। अगर इसको हमको मॉड v निकालना हो, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर v निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे, अंडर रूट के अंदर 16 का स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। सो 16 की वैल्यू होती है 256, 14 की वैल्यू होती है 196। तो v मतलब उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी, दोनों को प्लस करोगे तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 400 ये हो जाएगा 452 वेल, और 452 की वैल्यू स्टूडेंट 21 पॉइंट समथिंग आता है आंसर, है ना। इसका आंसर 21 पॉइंट कुछ आएगा। अंडर रूट से वैल्यू आपको फाइंड करना होगी बस, क्योंकि 21 आंसर होता है किसका, 441 जब रूट में होता है तो आंसर आता है 21। तो ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा है ना, 21 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आना है आपका, ठीक है, जिसकी वैल्यू आप चाहो तो फाइंड कर सकते हो। कैसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, मैं आपको सिखा देता हूँ कि 452 जैसे नंबर्स अगर रूट में आ गए ना, तो आप इनकी वैल्यूज़ कैसे निकाल सकते हो। इसको निकालने की वाली मेथड को लॉन्ग डिवीज़न कहते हैं। वैसे आप 11th के बच्चे हो तो बहुत आसान है आपके लिए, मगर फिर भी बता दूँ, इसका आंसर पॉइंट में आएगा मुझे डेफिनेटली पता, तो मैंने पॉइंट पहले से लगा लिया है और यहाँ पर 204060 लगा ली। क्यों, आप लोग जानते होंगे कि इसको लॉन्ग डिवीज़न मेथड कहते हैं। पॉइंट के पहले यहाँ पर 2 के ग्रुप बनते हैं, कितने के बनते हैं 2, इसलिए मैंने 2 के पेयर में 0 लिए हैं, ये 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर। देखो पॉइंट के पहले की बात करो, पहले तो पॉइंट से पहले 3 नंबर है तो ये पहला ग्रुप और ये दूसरा, यहाँ 4 है, हमको हमेशा उससे छोटा स्क्वायर लेना होता है, तो ये 2, हमको ऐसा नंबर लेना जिसका स्क्वायर 4 हो या 4 से छोटा हो, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 2 जो हम लेते हैं ना स्टूडेंट, वही 2 यहाँ पर भी लिखना पड़ता है, ये इसका रूल है। तो 2 2 जा 4, यहाँ कोई नहीं बताता कि आपको किससे डिवाइड करना है। तो क्या समझे कि हमको ये जो नंबर बचता है ना, या जो यहाँ पर 1 होता है या 2 हो सकता है, 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, इस बार 1 नंबर है, तो हमको उस नंबर से छोटा स्क्वायर देखना होता है, किसका होता है छोटा या इक्वल, तो 4 स्क्वायर होता है 2 का, तो 2 2 जा 4 ऐसे लिखते हैं। 4 - 4 क्या 0, नीचे हम क्या करते हैं 2 + 2 4 करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर एक नंबर एज्यूम करना है हमको और नीचे लाना है 52। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं 1 2 3 4 ऐसे नंबर लिख सकते हैं। तो मैंने अगर सपोज यहाँ लिखा 1, तो ये बन जाएगा 41, क्या बन जाएगा 41। जो नंबर लेते हैं उतने बार ही लेना पड़ता है, अगर 1 लिया तो 41 बन जा 41, हाँ अभी तो उससे छोटा है तो 1 तो ले सकता हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में ये आया कि अगर 2 ले लूँगा, तो अगर यहाँ 2 लेता हूँ तो ये नंबर बन जाएगा 42, लेकिन 2 लिया तो 2 बार ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 2 जा 4 84 बन रहा है, तो बहुत बड़ा है, इसलिए यहाँ पर लेंगे 1, जो 1 यहाँ लिखा है वही हम यहाँ लिखेंगे, और ये हो जाएगा हमारा 41 बन जा 41, माइनस करोगे तो 11 आएगा, 41 में ये वाला 1 फिर से प्लस करोगे 42 आ जाएगा। अब यहाँ पॉइंट है,
पॉइंट के बाद के जीरो नीचे लाओगे दो दो करके तो यहाँ पर भी पॉइंट लग जाएगा। अब यहाँ फिर से एक नंबर रखना है। मुझे कंफर्म हो रहा है कि यहाँ 3 तो नहीं रख सकते, क्योंकि 3 रखूँगा तो ये बन जाएगा 423। 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1269, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो 2 रखेंगे तो 422। 2 यहाँ भी रखा और 2 यहाँ भी रखा, तो 422 में 2 का करा तो 844। माइनस करोगे तो आ जाएगा 256। फिर से 2 जीरो नीचे लाना है। तो इस टाइप की प्रोसेस चलती रहती है। 422 में ये 2 प्लस करा तो 424, और ये बॉक्स फिर से यहाँ पर क्या करना है, 4 5 ज़ा 20 हो जाएगा ये, या 6 भी ले सकते हैं, 5 ज़ा या 6 ज़ा। 6 लेके देखते हैं यहाँ पर, 6 लेंगे तो क्या होगा 4 2 4 6। 2 5 4 7 6 ले सकते हैं, तो यहाँ लिया 6, तो आंसर कुछ ऐसा आएगा 21.26। ठीक है स्टूडेंट, तो आपकी फाइनल वेलोसिटी v0 वहाँ पर कितनी, सॉरी v कितनी हो जाएगी 21.26 मीटर पर सेकेंड। तो ये था अपना फाइनल वीडियो क्वेश्चन। सॉरी, नेक्स्ट क्लास में हम रिलेटिव वेलोसिटीज़ देखेंगे 2 डायमेंशन में, और ऐसे जो भी न्यूमेरिकल आपको नहीं आए वो मेरे वीडियो के कमेंट में डाल देना, मैं आपको बिल्कुल समझा दूंगा स्टूडेंट। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस आपको करना है, और भी जो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको। ठीक है क्लास, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।